हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर लेक्चर सीरीज। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारी यूनिट्स को कवर करूंगा एक एक करके, और ये लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो होगा जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स सीपीयू विद इट्स ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपसे पहले ही बोलूँगा कि आप अपनी क्वांटम को अपने पास ज़रूर लेके बैठें, ताकि जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ और आपको रेफरेंस देता जाऊँ तो आप इजीली वहाँ से आके देख सकें, ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स, जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको ये रेफर करना है क्वेश्चन नंबर 1.1 से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1.1 से रेफर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं एक सीपीयू के। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली सीपीयू के कई सारे होते हैं, जिनसे मेन होते हैं प्रोग्राम काउंटर, दूसरा एक्यूमुलेटर, तीसरा एड्रेस एंड डेटा रजिस्टर, चौथा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पांचवा कंट्रोल यूनिट। अब इनको कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है इसके लिए आप बिल्डिंग ब्लॉक का डायग्राम देखिएगा अपने क्वेश्चन नंबर 1.1 से। अब समझते हैं कि मेजर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। सो मेजर ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर के 5 होते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन होता है वो एक्सेप्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट की फॉर्म में। दूसरा, वो इन डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को, जो कि इंस्ट्रक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टोर करता है, स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस। तीसरा, वो डेटा को प्रोसेस करता है। चौथा, जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर। पांचवा होता है ये आउटपुट दे देता है। ठीक है, इट गिव्स आउटपुट। ये इसके बेसिकली मेजर ऑपरेशंस होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू वर्क एज ए कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है हमारे सीपीयू का, मेमोरी का और इनपुट आउटपुट का, वो आप इस डायग्राम की वजह से देखिएगा। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वो डेटा देते हैं सीपीयू को। सीपीयू डेटा लेता है मेन और इंटरनल मेमोरी से और आउटपुट डिवाइसेस को दे देता है। तो बेसिकली ये सारी इंटरनल वर्किंग चल रही होती है। सो इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और एक सीपीयू होता है। इनपुट यूनिट क्या काम करता है? वो इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। स्टोरेज यूनिट क्या काम करता है? ये स्टोर्स करता है डेटा को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मीन्स डेटा हमारा बिफोर प्रोसेसिंग कैसा था और आफ्टर द प्रोसेसिंग कैसा है, इसको स्टोर करता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है? वो कि हम आउटपुट दे देता है। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू भाई मेनली एक ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर का। वो सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है और इस डेटा को परफॉर्म करने के बाद स्टोरेज यूनिट के पास वापस भेज देता है, ताकि उसको स्टोर कर सके और आउटपुट प्रोवाइड कर सके। ये सीपीयू का काम होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। सो हमारे पास बेसिकली 4 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, और इसका डायग्राम देखने के लिए आप अपने क्वांटम का 1.2 क्वेश्चन जो है उसको रेफर कर लीजिएगा डायग्राम के लिए। बेसिकली हम 4 प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम के। वो हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है हमारे पास इनपुट यूनिट, तीसरा है हमारे पास आउटपुट यूनिट और चौथा है हमारा स्टोरेज यूनिट। जो हमारा सीपीयू होता है उसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं प्रोग्राम के द्वारा उनके हिसाब से, और आउटपुट दे देता है ये आउटपुट डिवाइसेस को, ताकि जो बाहर का दुनिया है, मीन्स बाहर के जो हम आउटपुट चाहिए वो उसका यूज़ कर सके। सीपीयू बेसिकली 2 पार्ट्स का होता है, एएलयू और सीयू। एएलयू का मतलब हमारे पास होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट होता है सीयू का फुल फॉर्म। एएलयू मतलब इसके अंदर सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। कंट्रोल यूनिट ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे रीड और आउटपुट, रीड और राइट ऑपरेशंस को, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशंस को, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। कंट्रोल यूनिट हमारा जो भी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली इस नाम से पता चल रहा होगा आपको, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इसमें। कंट्रोल यूनिट में सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। दूसरा होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। और हमारा आउटपुट यूनिट क्या करता है? आउटपुट यूनिट जो होता है वो जो भी आउटपुट हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है कोडेड फॉर्म में, तो वो इस कोडेड फॉर्म को ह्यूमन एक्सेप्टेबल या रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स ये आउटपुट दे देता है। सीधी बात ही समझिए। स्टोरेज यूनिट ये बेसिकली स्टोर करने के काम आता है। सो यही हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स और इंटरकनेक्शन है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस इन डिजिटल सिस्टम्स।
टाइप्स ऑफ बसेस एंड आर्किटेक्चर ऑफ अ बस। अब आर्किटेक्चर क्या होता है हमारे बस का, वो आप इसमें देखिएगा। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की बसेस होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। और इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आप देख लीजिएगा। मीन्स सीपीयू भी उससे कनेक्टेड होता है, मेन मेमोरी भी कनेक्टेड होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिकली आर्किटेक्चर होता है। इस आर्किटेक्चर को डीपली समझने के लिए आपने रेफर करिएगा क्वेश्चन नंबर 1.4 अपने क्वांटम का। सब उससे पहले हम समझते हैं कि बस क्या होता है। तो बस बेसिकली ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वही पाथ प्रोवाइड करा सकें कम्युनिकेशन के लिए। बेसिकली कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ वायर्स होते हैं, इनको हम बसेस बोलते हैं, ठीक है। बस क्या होता है, बस कनेक्ट करता है सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट को और मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स को। जो ये बस जो चीज़ इन सबको कनेक्ट कर रही होती है, सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउट डिवाइसेस को या मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स को, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। ओके, सिस्टम बस को हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सिस्टम बेस के मतलब हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा बस, एड्रेस बस, तीसरा कंट्रोल बस। डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डेटा बस क्या बाई डायरेक्शनल मीन्स डबल एरो है। बाकी इसके और दूसरा इसको हम 8, 16 या 32 पैरेललाइंस, इसकी पैरेललाइंस हो सकती हैं। एड्रेस बस क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसके पास 16, 20, 24 या मैक्सिमम या मोर पैरेललाइंस हो सकती हैं। बेसिकली ये इन्फॉर्म करता है एड्रेस का, ताकि रीड और राइट ऑपरेशंस ईजिली परफॉर्म हो सकें। कंट्रोल बस क्या होता है, कंट्रोल बस भाई ये रेगुलेट कर रहा होता है सारी एक्टिविटीज़ को बस के अंदर। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सेंड करता है सिग्नल कंट्रोल बस के लिए ताकि आउटपुट इनेबल हो सके हमारे पोर्ट डिवाइसेस के लिए या एड्रेस मेमोरी डिवाइसेस के लिए। तो बेसिकली ये 3 कंपोनेंट होते हैं सिस्टम बस के। आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई एक और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, बस आर्बिट्रेशन होता है एक प्रोसेस होता है या मैकेनिज्म होता है कि जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन से करंट मास्टर को हम बस के लिए एक्सेस देंगे। इसको आप एक कहानी की तरह समझिएगा। जैसे बहुत सारी जो हमारी मास्टर या स्लेव यूनिट्स हैं वो बस से कनेक्टेड हैं और सेम टाइम पे ही बहुत 2 या 2 से अधिक बसेस ने या मास्टर्स यूनिट्स ने क्या किया कि उनको एक साथ एक्सेस चाहिए बस का। लेकिन बस क्या करेगी, बस तो सिर्फ एक को ही तो एक्सेस दे सकती है। तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको वो एक्सेस दे देगी। तो यही जो प्रोसेस है उसको हम बस आर्बिट्रेशन बोलती हैं। मीन्स जो कि ये डिसाइड करती है किसको हम बस का एक्सेस दे रहे हैं, वो हमारा बस आर्बिट्रेशन कहलाता है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी ना, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम बस का एक्सेस ग्रांट कर देंगे। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं बस आर्बिट्रेशन, जिसमें से है सबसे पहला डेसी चेनिंग, दूसरा पैरेलल आर्बिट्रेशन, तीसरा इंडिपेंडेंट प्रायोरिटी। अब आप इसको एक करके पढ़ेंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं डेसी चेनिंग मेथड की। डेसी चेनिंग मेथड चीपर होता है और सिंपल होता है। दूसरा, इस मेथड के अंदर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सेम लाइन का यूज़ करते हैं बस रिक्वेस्ट के लिए। जब बस का रिक्वेस्ट की जाती है बहुत सारे मास्टर्स के द्वारा, तो बस सिग्नल, ये बस ग्रांट सिग्नल क्या करता है, बस ग्रांट सिग्नल प्रोवाइड करता है हर मास्टर से और वो एनकाउंटर करता है उस मास्टर को जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था। जब उसको वो वाला मास्टर मिल जाता है जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था, तो वो प्रोपोगेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है और बस ग्रांट सिग्नल एक्टिवेट कर देता है एक बिजी लाइन को और कंट्रोल दे देता है बस का जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था उसको, ताकि जो बाकी के जो हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे वो ग्रांट सिग्नल उनको नहीं मिल पाएगा एंड वो बैक एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली फंडा क्या है, मान के चलिए इसने भी सिग्नल मांगा, इसने भी सिग्नल मांगा, इसने भी सिग्नल मांगा, लेकिन पहले इसने मांगा है, बाद में इसने, तो प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी हाई। तो जो बस ग्रांट सिग्नल है वो सबके साथ प्रोपोगेट करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि सबसे पहले इसने रिक्वेस्ट किया तो इसको वो ग्रांट सिग्नल बस का एक्सेस दे देगा, ठीक है। और बाकी सबके लिए एक बिजी लाइन जनरेट कर देगा ताकि ये इसके साथ एक्सेस ना कर पाए और इसका काम पूरा हो जाए। यही फंडा होता है डेसी चेनिंग के अंदर। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे डेसी चेनिंग के? एडवांटेजेस तो इसका ये सिंपल और चीपर मेथड होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई सा भी एक मास्टर फेल हो गया
इस प्रोसेस के बीच में, तो पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज होता है। और इसको आप एक बार अपनी क्वांटम को भी रेफ़र कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन नंबर 1.6 को क्वांटम से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका डायग्राम भी है, वो आप वहीं से देखिएगा, क्योंकि ऐसे मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी और आपके लिए वो सही नहीं है। ठीक है, अगला एक छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेमोरी ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर्स एसोसिएटेड विद इट। तो मेमोरी ट्रांसफ़र का मतलब होता है सिंपल, रीड और राइट करना डेटा को। तो रीड का मतलब होता है डेटा को फैच करना, और स्टोर का मतलब मीन्स राइट का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना। सो बेसिकली रीड ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, रीड ऑपरेशन के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है, ये जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी एक कॉपी देती है मेमोरी लोकेशन से सीपीयू के पास। रीड ऑपरेशन में क्या होता है, रीड ऑपरेशंस मेक कॉपी ऑफ द कंटेंट एंड पास इट टू द सीपीयू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, ये काम करती है। दूसरा, स्टोर और राइट ऑपरेशन का काम क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू में होती है उसको ये मेमोरी लोकेशन को ट्रांसफ़र कर देता है, और मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके वो चीज़ जो है वो स्टोर हो जाती है। और उस मेमोरी लोकेशन पे यदि कुछ पहले से स्टोर हुआ था तो उसको वो इरेज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ये बेसिकली फंडा होता है। सो हमारे रजिस्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र से, वो बेसिकली दो रजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहला एड्रेस रजिस्टर, दूसरा है डेटा रजिस्टर। तो एड्रेस रजिस्टर जो होता है उसके अंदर हमारा डेटा होता है वो स्टोर हुआ होता है, और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, जैसे हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस मेमोरी लोकेशन से एड्रेस रजिस्टर की हेल्प से हम उसको फैच कर लेते हैं और डेटा को राइट कर देते हैं डेटा रजिस्टर के अंदर। सो सिंपल रीड ऑपरेशन जो होगा वो ऐसे होगा कि मेमोरी से एड्रेस रजिस्टर से हम कुछ मेमोरी एड्रेस पे डेटा रजिस्टर को कुछ पास कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द डेटा रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी सेलेक्टेड बाय द एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, एड्रेस इन द एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, और राइट के अंदर हम क्या करते हैं, राइट के अंदर हम ये वाली चीज़ कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से अराइज हो सकता है वो है ऑपरेशन ऑफ 3 स्टेट बस बफर्स। सो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे मैं रिकमेंड करूँगा अपने जो क्वांटम है उसको खोल के बैठिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 1.8 को रेफ़र करिए। मैं इसको अपनी मुँह जबानी बता देता हूँ। बेसिकली 3 स्टेट गेट जो होता है वो डिजिटल सर्किट होता है जिसके पास 3 स्टेट्स होती हैं। 2 स्टेट्स जो होती हैं वो बेसिकली इक्विवेलेंट होती हैं 1 या 0 के, और जो थर्ड स्टेट होती है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट होती है। हाई इम्पीडेंस स्टेट बिहेव करती है ओपन सर्किट की तरह, और उसमें आउटपुट डिस्कनेक्टेड होता है अगर कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सो ये बस सिस्टम का एक मोस्टली यूज्ड बफर गेट सिस्टम जो होता है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, और उसकी डिपिक्शन कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे ये इनपुट ए होता है, ये कंट्रोल इनपुट बी होता है, और यहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा होता है। ठीक है, इसको आप रेफर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1.8 से। जो कंट्रोल इनपुट होता है वो डिटरमाइन करता है हमारा आउटपुट स्टेट को। जब हमारा कंट्रोल इनपुट 1 होगा, कंट्रोल इनपुट जब हमारा 1 हो जाएगा या इक्वल टू 1 होगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो इनेबल हो जाएगा, और गेट का होगा वो कन्वेंशनल बफर की तरह बिहेव करेगा। मीन्स आउटपुट होगा वो इक्वल होगा नॉर्मल इनपुट के। नॉर्मल इनपुट कौन सा है, नॉर्मल इनपुट ये है जो हमारा आउटपुट होगा। अगर कंट्रोल इनपुट हमारा 1 है सो नॉर्मल इनपुट जो होगा वो आउटपुट के बराबर होगा। लेकिन अगर कंट्रोल इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट डिसेबल हो जाएगा और वो हाई स्टेट पे चला जाएगा गेट पे। और हाई स्टेट के अंदर क्या होता है हमारे पास, हाई स्टेट पे वैल्यू जो होती है हमारी 0 या नॉर्मल इनपुट से अलग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी डिजिटल सर्किट के अंदर या 3 स्टेट। एक 4 बफर वाला भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप क्वेश्चन नंबर 1.8 से रेफ़र करिएगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, आई होप आप उसको पढ़ेंगे, आई विश आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Please subscribe to our channel and share this video. Love you all. Jai Hind, Jai Bharat.